बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हस्बे वादा दोबारा आपसे मुखातब हूँ। तो आज हमने दो तीन चीज़ों पे डिस्कशन करनी है। एक तो जो मुराद सईद को जो उसके बारे में जो चल रहा है, जो उसको जो मतलब ये कि जिंदा या मुर्दा पकड़ने की जो हदायत जारी की गई है उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे थोड़ी सी अपनी अदलिया की, कि एक बंदा जो कहीं जाने नहीं चाहता, जो यही रहना चाहता है, उसके लिए कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है। मुझे यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान के सारे कवानीन जो है वो सिर्फ इमरान खान के लिए बने और किसी के लिए नहीं बने। जी हाँ, ठीक है। और साथ मजीद कुछ और गुफ्तगू करेंगे। तो जी अकरम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत जनाब, आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप बताएं, अब क्या आपका क्या राय है ये जो मुराद सईद के ऊपर जो उन्होंने जो मतलब ये कि उसने जो अपना वीडियो बयान जारी किया है, वो तो खासा जी, खौफनाक किस्म का है। मैंने उसका मुराद सईद साहब का ऑडियो मैसेज सुना है। और ये आपको याद होगा कि जब ये सवात में दोबारा से जब तालिबान आए थे जी जी और ये जो इनके ऊपर ब्लेम भी आया पीटीआई की हुकूमत के ऊपर, और इन्होंने अभी आज की जो गवर्नमेंट है उनकी पोजीशन यही है कि उनको वापस लाने में पीटीआई हुकूमत ने ये सारी कार्रवाई की थी। और अब इनको भी पता है कि ये कितने इंडिपेंडेंट है, और तब आज से 40 साल पहले भी कितने इंडिपेंडेंट थे कि ये जितनी मिलिट्री पॉलिसीज होती है, जितनी आपकी डिफेंस पॉलिसी होती है और फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी सबको पता है कि हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है वो कितनी इंडिपेंडेंट होती है। तो तब भी मुराद सईद का एक मैसेज मैंने तभी सुना था, और वो उसने एक तरह से पूरे सवात में लोगों को जो था इकट्ठा कर लिया था। और इतनी बड़ी मूवमेंट चली थी वहां पे कि ये जो तालिबान आके वहां पे उन्होंने चौकियां बनानी शुरू कर दी थी और बता लेना शुरू कर दी थी, अगवा बराए तवार शुरू हो गया था। तो इसके ऊपर भी मुराद सईद ने बड़ा शानदार काम किया था, और तब भी ये नाराज थे। तब इस बात में नाराज थे कि ये चूंकि अब इनको रीसेटल किया है, तो ये वो उन्होंने जब अपना धंधा वहां शुरू किया तो उनको रोकना तो नहीं था। बुनियादी तौर पर तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। जब आप मिलिटेंसी को कर्ब कर रहे होते हैं तो आपने वहां पे टैंके और तोपे और जहाज तो बहुत दूर की बात होती है, पहले आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने होते हैं। तो वहां की सवात की लोकल जो लोग थे उन वो अब जो खड़े हो गए, तो इनको अब, लेकिन अब जो सिचुएशन आई है कि उन्होंने, जो मैंने सुना है मुराद सईद को डर्टी हैरी का नाम ले रहे हैं, सब जानते हैं डर्टी हैरी कौन है। और डर्टी यहाँ पे सिर्फ डर्टी हैरी का इशू नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि उसके पीछे कोई प्रीटी हैरी तो नहीं बैठा हुआ। वो प्रीटी हैरी जो है उसके बगैर ये सारी चीजें नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। तो प्रीटी हैरी जो है, अब ये फोकस आ जाना चाहिए कि अब प्रीटी हैरी जो है वो उसको भी आप, और वो कहाँ से कम आता है, वो भी एक्सपोज हो, वो भी एक्सपोज हो, उनको उनके ऊपर बात की जानी चाहिए। हम लोग जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम इस रियासत को बचा के रखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को जो जो फौज में काम कर रहे हैं, जो सिविल इदारों में काम कर रहे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो काम कर रहे हैं, हम उनको, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, उनको हम क्यों इन वहशी दरिंदों के आगे कर दें। और उनकी उनकी जान की जो तहफुज है वो उनकी वर्दी होती है। अब अगर आप उस वर्दी के अंदर वो सबसे पहला टारगेट होंगे, तो उनको रोकने के लिए ये जो दहशत गर्द है, उनको रोकने का बुनियादी काम होता है कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत हो कि वो इस तरह से दंदनाते हुए ना आ सके। ये बहुत सारे मामला हैं, लेकिन इस वक्त जो ये मुराद सईद जैसे लोग जिन्होंने इतना शानदार काम किया पॉलिटिकली, ये पाकिस्तानी सियासत में बिल्कुल एक नया फिनोमेना है। मुझे दिखा दे मुराद सईद जैसा कोई पॉलिटिकल वर्कर किसी दूसरी पार्टी में, इतनी शानदार तरीके से इन लोगों ने अपने लोगों के साथ खड़े हो गए वहां पे। उन्होंने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों को स्टेक पे लगाया हुआ है। और अब ये बातें हो रही है कि उसको जिंदा या मुर्दा, डर्टी हैरी या प्रीटी हैरी, कोई भी, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और ये सिर्फ मुराद सईद की जिंदगी की नहीं है, ये आज वो गया तो कल दूसरा, कल आपकी बारी, परसों मेरी बारी है, कल मेरी, परसों आपकी, ये ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मौका है कि अभी हम अपनी आवाजों को मुतहिद करें और अपनी अपनी हैसियत में, अपनी अपनी जो जिस जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं, अपना अपना हिस्सा इसमें डालें और इनको वार्न करें कि अब ये जो जो होता रहा है अब वो नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होने दिया जाएगा। कितने लोग मारोगे, कितने लोग गायब करोगे? बहुत हो गया यार। अभी आप बात कर रहे थे जो अदालतों वाला निजाम है, ये सारा कुछ कौन कर रहे हैं? वो जो बंदा जो कन्विक्ट है इस मुल्क के कानून में, उसको जेल से निकाल के बाहर भिजवाया गया, और वो वहां बैठ के, अभी आपके जो एक और प्रीटी हैरी है, ये शहबाज शरीफ साहब, वहां पे गए हैं, कोरोनेशन के ऊपर गए हुए। यार अब हम वो मुल्क नहीं है, ये कोई डिप्लोमेटिक नहीं है, वो लोग आपको भूल चुके हुए हैं, उन्होंने आपको हथियार दिया हुआ है, आप उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। आई एम 100% श्योर कि आज अगर इमरान खान जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता है इस मुल्क में, वो इस मुल्क में, जिसमें हालात ये है कि आपके लोग फाको मर रहे हैं, कभी भी ना जाए, आप लोग, आपकी जिंदगी तंग हो चुकी हुई है,
आपके यहाँ लोग बेरोजगारी से, महंगाई से तंग पड़े हुए हैं और आप अपने 7 दिन, अब सोचिए कितना पैसा खर्च हुआ उसके ऊपर। यार तो किन लोगों का पैसा है जो लोग भूखे मार रहे हैं, जिनको आप उन्हीं के पैसे से आप ट्रेवल कर रहे हैं, उनके पैसे से आप लग्जरी वहां पे अफोर्ड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अकरम साहब, शर्म आने का आलम यह है कि जब तुर्की में जल्जला आया तो सैलाब के दिनों में जब तुर्की ने हमारी इमदाद दी थी, वही इमदाद हम उनको वापस देने गए। और पहले हम जिद थे कि हमने डेलीगेशन के साथ आना और हमने हेलीकॉप्टर से जल्जला वाले एरिया का मुआयना करना है। वो सारा जो था वो बकायदा तौर पर ये सारा प्लान हुआ था। यार खुदा का वास्ता है, मतलब हद कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारे भूखे मर रहे हैं और तुम लोग जो है इस किस्म के चौचलों में पड़े हुए, जिसकी कोई सेंस ही नहीं जी। बनती। चले खैर, ये तो एक अलग इशू है। जो दूसरी बात जो करने वाली है वो ये है कि आज 6 फौजी मजीद शहीद कर दिए गए, जी। ठीक है, दहशतगर्दों की फायरिंग से, जिसमें वो कहते हैं जी कि 3 दहशतगर्द भी मारे गए, 2 को जख्मी किया गया, कुछ इस तरह का। वो जो पूरी न्यूज जो मैंने सुनी है, वो बात ये है कि ये दहशतगर्द जो थे ये खान साहब के दौर में कहाँ थे, इनके दौर में क्यों आए, कैसे आए? और वो भी उस वक्त आए जब बकौल इनकी इन्होंने अरबों रुपए लगाकर बाढ़ लगा दी। जी। बाढ़ लगने के बाद दहशतगर्द जो है वो आ रहे हैं, ये समझ पाना। करे ना जनरल बाजवा का, करे कोर्ट मार्शल, करे ना जनरल फैज का कोर्ट मार्शल। उनको जो आपके मुजरिम है वो दंदनाते फिरे पूरी दुनिया की, वो अरबों रुपए की प्रिविलेजेस और पक्ष लेके बड़े बड़े बंगलों में, जरई जमीनें, जरई फार्म, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, वो कहीं कोई लंदन में रहता है, कोई दुबई में रहता है, कोई जजीरे लेके रहता है। वो जो बेचारे, जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, मैं आज वो फुटेज देख रहा था, वो उस खातून की जो वालदा है, वो जो असद लंगा, जो लांस नाइक थे, एक मैं उन्हीं में से जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, 6 फौजी जो हमारे जवान शहीद हुए। अब वो जामी शहादत नोश कर लिया, ये हमारी वो एक स्टीरियोटाइप किस्म की रिपोर्टिंग है। हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर आप उस फुटेज को देखें, मेरा तो दिल दहक के रह गया। उसकी वालदा जो है वो, उसकी जो रेमिनेंट्स है, उसकी कोई वर्दी होगी, उसके कोई बैज होंगे, वो उसको चूम रही है, आंखों को लगा रही है। लेकिन उसके पीछे आप उस जहाँ पे वो लांस नाइक और उसका घर जो है, उसकी जो फुटेज में आप देखें तो आपको एक दीवार नजर आएगी। वो कच्चा कोठा है, उसके वो गारे की दीवार है, जिसके अंदर वो जो चुनाई के दरमियान वो जो गारा लगता है, वो ईंटों के दरमियान वो भी खला बन चुका हुआ है। ये वो लोग हैं जो जामी शहादत जिनको नोश करवाया जा रहा है, उनकी जिंदगी ये है कि उनके घर भी पक्के नहीं है। उनको मामूली तनख्वाहों के ऊपर हम दुश्मन की, अपने ही पैदा करदा दुश्मनों के आगे उनको गोलियां खाने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर हम कहते हैं जी जामी शहादत नोश कर लिया। यार उस बंदे की, मैं वो देख के हैरान रह गया। ये क्या है? ये वो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, 20, 22, 25 साल का लड़का होगा बेचारा, 28 साल का होगा, उनकी जिंदगी तो देखिए, वो कहाँ से आते हैं। उनका हक नहीं है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे। उनके माँ बाप का हक नहीं है कि जिसको वो आज अपने हाथों से दफना रहे हैं, वो उनकी तो ख्वाहिश होगी कि उनके बच्चे उनको दफनाते। ये क्या है? एक जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी है, ये नहीं चल सकता। ये सारा ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इनको अपनी जिंदगी हमने अजीर्ण नहीं बनाने देनी, लेकिन उसका कोई तरीका है। जो वसाइल है उसकी कोई, ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि लांस नाइक का घर का कच्चा कोठा, उसकी माँ एक बुरे हाल में हो, और एक जो डर्टी हैरी है और उसका जो पीटी हैरी है, उनकी हमें, वी कैन नॉट इवन आस्क देम कि भाई ये कहाँ से तुम लोग पैसा खर्च करते हो, ये पैसा कहाँ से ले जाते हो, ये कब तक ऐसे चलेगा यार? ये जान का मामला है यार। हम लोग इतने बेहिस क्यों हो गए कि एक बूढ़ी वालदा अपनी आंखों, अपने हाथों से, वालदेन जो है उस बच्चे को दफनाएंगे, कच्चे कोठे में रह रहे हैं, किन लोगों की हिफाजत के लिए? अकरम साहब, यहाँ पे जिन लोगों को आप लोग अरबा रुपए, पहले करोड़ों रुपए में पढ़ते थे, अब ये याद है आपको? काजी सहमद उनको करोड़ कमांडर कहा करते थे, पहले ये करोड़ों में पढ़ते थे, अब ये अरब कमांडर हो गए। अरब कमांडर हो। खुदा का खौफ करें हम, आप इस तरह से ये नहीं चल सकता। और आप पॉलिटिकल फ्रंट अभी भी आपने संभाला हुआ है। आप किसी की जिंदगी, आप अदालतों के अंदर धमकियां खुले, हम कोई तो सुने, कोई तो पूछे ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये हमें से नहीं है। अकरम साहब बात सुने, बात ये है, इसमें 2-3 चीजें जो है ना बड़ी अहम है। देखें, मतलब अफसोस है, मुझे भी अफसोस है इन शहादतों का, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन मैं जरा इस बात को थोड़ा डिफरेंट एंगल से लेता हूँ। इस डॉलर्स की लड़ाई के लिए, वो डॉलर्स किन को गए? उन डॉलर्स के लिए 80,000 पाकिस्तानी बर्बाद किया गया, और सिविलियन पाकिस्तानी, ठीक है, 6-7 हजार फौजी भी मारे गए, और जिसकी वजह से गया उसको फिर आपने परचम में लपेट के उसकी जो है ना लाश को, उसको दफनाया, जिसके ऊपर एक कोर्ट का ऑर्डर था कि ये मर भी जाए तो इसने जो 2 दफा आइन तोड़ा है, इसको किसी जो है ना बिजली के खंभे पे इसकी लाश को लटका दिया जाए, ये मर जाए। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं कोई दे सका। अब आगे चलते हैं। आज इमरान खान साहब की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
वो बंदा जो कि पाकिस्तान की इस वक्त बिलाशुबा सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है। ऑलरेडी उस पर एक खौफनाक कातलाना हमला हो चुका है, मजीद भी डर रहा है कि उसके ऊपर कोई ना कोई कातलाना हमला किसी भी वक्त हो सकता है। उसकी खैर जो उसकी जो डिटेल्स है मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन शुभ उसका एक ठीक ठाक डर है। मगर ये हमारी अदालत जो है, नहीं आप उसका नाम ईसीआर में डाल दोगे तो पाकिस्तान से नहीं जा सकते यार। उसको घर बैठे उसको आप वीडियो लिंक पे ले लो। क्यों उसको बार बार हाई कोर्ट में बुलाया जाता है, कभी सेशन कोर्ट में बुलाया जाता है, कभी सिविल जज के पास बुलाया जाता है। जो जिन लोगों ने मारना है उनको उनको मौका दिया जा रहा है कि जनाब कर ले जो करना है, ठीक है। इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम उसके मुतहम्मल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे मुल्क में वो आग लगेगी जो किसी से नहीं बुझेगी। इनको भूल गया बेनजीर भुट्टो की, जब इन्होंने बीच चौराहे में उस खातून को, उस एक दलेर खातून को इन्होंने बीच चौराहे में मारा, और उसके बाद मुल्क के साथ क्या हुआ। लेकिन ये समझते हैं कि ये भुट्टो का कत्ल भी लोग भूल गए हजम करके, बेनजीर का कत्ल भी भूल गए हजम करके, तो ये भी हजम कर लेंगे। अभी इमरान खान संभाला नहीं जाएगा, इमरान खान मर गया तो ये संभाल लेंगे। ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। ये मुल्क जो है अब तुम लोगों के, अब ये सारा कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखिए बात ये है, मैंने पहले भी एक बात की थी कि खान साहब के मैं दो चीजों को क्रेडिट देता हूँ। नंबर एक, उन्होंने लोगों को जो अवेयरनेस दे दी है वो इससे पहले कभी भी नहीं है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उसका। दूसरी बात, हम लोग एक हजूम थे जिसको उसने कौम बनने के प्रोसेस में डाल दिया, अभी बने नहीं हम, बट वी आर इन द प्रोसेस, ठीक है। तीसरी बात जिसका मैं उसको क्रेडिट देता हूँ वो ये है कि पिछले 5000 साल की हिस्ट्री में इस खिते में कोई इनकलाब नहीं है। इस वक्त इनकलाब लोगों के ज़हनों में आ चुका है, यहाँ पे इनकलाब है, इंप्लीमेंट करना रह गया। अब वो हैपन होना है बस। और अल्लाह ना करे मैं आपको बताऊं ये ट्रिगर हो गया तो ये बड़ा खौफनाक होगा, और यकीन जाने उसमें भी फिर इन्हीं लोगों का फायदा है। ये जो किसी की सेंग है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो सरमायादार होता है ना वो फिर वो फांसी के फंदे की रस्सियां बेचना शुरू कर देते हैं। तो हमारा सरमायादार भी वैसा ही, आपको पता है रमजान में क्या होता है, हर एक मौके से फायदा उठाते हैं। सिर्फ ये है कि जो अल्टीमेटली जो लूजर होंगे वो आपका कमजोर तबका होगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मैं नहीं चाहता कि इस तरह के हालातों से पहले इलेक्शन एक तरीका है, इलेक्शन में जाया जाए। जो अब लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कौन लोग जो है गवर्नमेंट बनाए, कौन पार्टी हुकूमत में आए, ये उसे इनको ना भागने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोल अदा करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में भी अपना रोल अदा करना चाहिए जो बात आपने की। अच्छा, इमरान खान बारखा उनको खत लिख चुके हैं, बिल्कुल, तो उनको इसके ऊपर अब सीरियसली सोचना चाहिए। खतरनाक एक खेल खेला जा रहा है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस तरह करूंगा। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लें, ठीक है, तो फ्रांस में तो आम आदमी की लाइफ ही कोई नहीं थी, बुरा हाल था उनका, ठीक है। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो उसकी खैर किस अलग हिस्ट्री है, 6-7 साल लगे उसको आने में। लेकिन जब आया था तो फिर पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ द रेवोल्यूशन, उन्होंने गालबन कोई 9.5 के 10,000 बंदों की गर्दनें उड़ाई थी, जिसमें बादशाह भी शामिल था, उसका बेटा भी शामिल था, उसकी बीवी भी शामिल थी, और उसमें बेशुमार और ऐसे लोग थे जो उस इनकलाब की वजह बने थे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर 74 साल पहले का जो जहाँ पे हुआ था लाहौर में, वो आपको याद, आपकी जो बात है उसको सेकंड करने के लिए, ये लाहौर की एक बड़ी मॉडर्न आबादी है, तब बहुत बड़ी मॉडर्न आबादी थी, मॉडल टाउन। वहां पे 2000 घर थे, उसमें से 1900 घर जो थे वो हिंदुओं और सिखों के थे, 100 मुश्किल 100 घर थे जो मुसलमानों के थे। तो जब पार्टीशन हुआ ये, तो 1900 लोग जो थे ना हिंदू सिख, अपने कीमती जदीद घर, 8 कनाल के घर को छोड़ के तो महाजिर बन के इंडिया चले गए थे। ये हुआ है यहाँ पे, तो ये इनके लिए फिर जगह तंग लोग करेंगे, मैं आपसे मुत्तफिक हूं इस लिहाज से। लेकिन देखिए उसकी जो यादें हैं, वो जो उसकी जो चीजें हैं वो हॉन्ट करती है अभी भी। वो नहीं, कुछ चीजों को तरीके से, तमीज से होना चाहिए। सिविलाइज लोगों को जिस तरह से मामला होते हैं, हमारे पास वो रास्ते मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हर जो काम है वो बंदूक या तलवार से ही होगा। आपके पास बैलेट है, इनको सिर्फ ये जो डर्टी हैरी और प्रीटी हैरी है, ये इनको हटाना पड़ेगा। इनका चेहरा हटेगा, ये जो बैठे हुए हैं ना, तो उसके बाद वो जब पर्दा ये इनकी मौजूदगी से खत्म होने से वो सामने आएंगे, फिर लोग उनके ऊपर भी दे विल टेक ऑन देम। ये करना होगा, ये लोग तैयार है इसके लिए। अभी यकीन करें कि जो सोशल मीडिया पे ये जो हमारे नौजवान जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है।
आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि लोगों के जेहनों में आ चुका हुआ है, इससे पहले कि वो लोगों के हाथों में आ आ जाए जाए। तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप अभी भी इसको लोगों के हाथों में, वो जो बैलेट पेपर के ऊपर वो जो मोहर लगाने वाली, उनके हाथों में वो मोहर दे, उनके हाथों में रिवाल्वर, चाकू, छुरियां ना दे। ना दे, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी खैर आपने एक नया इशू खड़ा कर दिया, उस पर भी छोटी सी सिर्फ एक बात करूंगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, इंडिया में उन्होंने उनकी जो महाजरीन जो आए थे उनको क्या कहना चाहिए, मतलब उनकी नई आबादियों के लिए उनको जिला वाइज किया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज। फलां जिले से जो लोग आए हैं वो फलां जिले में आएंगे, ठीक है जी, और उनको उस जिले में वो यहाँ पे जो छोड़ के गए थे जी। उसके कोई मसावी उसको कुछ जगह दी गई थी, क्योंकि वहां से भी यहाँ आए थे। मेरी मतलब मेरा जो ननियाल है वो तो बड़ी तादाद में लोग आए थे। मेरा ननियाल तो शुरू से यहाँ पे था, मगर मेरा जो ननियाल है, मतलब मेरे जो दादाजी थे वो तो मतलब ये शुरू से गुजरात और झेलम के एरिया में थे, मगर मेरे जो नाना जी थे वो तो आए थे अम्बाला से, ठीक है। तो वो वहां पे ठीक ठाक अपनी मतलब एक अच्छी खासी जमीन और सब कुछ छोड़कर आए थे, मगर वो क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। बेशुमार ऐसे हाँ। खुददार लोग थे। वो उस जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे यार, पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं मैं अपने बच्चे पाल लूंगा, मुझे मतलब इस वक्त मुल्क को ज्यादा जरूरत है, ऐसे लोग भी जी। थे। लेकिन यहाँ पे उस वक्त भी जो अकरबा परवरी हुई और जो जुल्म हुआ, पाकिस्तान में कहते हैं कि जो पहला जो करप्शन का केस है वो उस दौर में वो सेटलमेंट के मामला में होना चाहिए। जो नैब का केस आजकल के नैब का जो बनता है, ये पाकिस्तान में 2 नंबरी और ये जो सारा जो नुक्ता आगाज है वो एक्चुअली वही है। वही है। वो जो अलॉटमेंट का जो सारा एक मामला तो चलिए इस पे किसी और व्लॉग में हाँ, बात जरूर करेंगे, इसमें किसी और व्लॉग में बात करेंगे। नवाज शरीफ के जो वालिद मोहतरम थे मियां शरीफ साहब, हालांकि ये तो 1910 में सबसे पहले इनका जो बड़ा ताया था बरकत अली वो आया था पाकिस्तान, पार्टीशन से पहले, पार्टीशन 1910 में, 19 मतलब 37 साल पहले। 37 साल पहले। और गालबन 1920 तक पूरे का पूरा खानदान यहाँ शिफ्ट हो चुका था और पीछे इनके पास कुछ नहीं था, मगर इन्होंने भी जनाब वो यहाँ पे अलॉटमेंट करा ली थी और सब कुछ हाथ धो लिए, ठीक है। तो ये तो कल्चर चल रहा है ना, कल्चर चल रहा है। इन्होंने तो फिर उसको मल्टीप्लाई किया ना। अब तो ये आलम है कि वो मतलब जितना इनको ये इतना पैसा है, इतना असर और रसूख है कि डर्टी हैरी प्रीटी हैरी जो है वो इनके आगे जो है ना इनको चाय पेश कर रहे होंगे। चाय पेश कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बुरा वक्त है इस लिहाज से। और हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। और इन लोगों के जिन्होंने मुल्क के अंदर इतनी जमीन तंग कर दी है लोगों के ऊपर, वो लोग जो पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिकल प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, उनको इस हद तक ये दबा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। मुझे मुराद सईद की फिक्र है, अली अमीन गंडापुर के साथ जो उन्होंने किया, वो मुराद सईद जैसे लोग हैं जो अभी ये फ्यूचर है आपकी पॉलिटिक्स का। इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसने जो वजारत मवासलात थी इनके पास, इन्होंने दावा किया था और अभी तक उस दावे को रिफ्यूट नहीं किया इन्होंने। मुराद सईद ने वो जो वजारत मवासलात की जो वेबसाइट जिस पे लिखा हुआ था 21 करोड़ रुपया पर किलोमीटर इन्होंने सड़कों की तामीर में बचाया। तो आपको याद होगा कि उसके जवाब में, ये तब की बात है जब ये पीटीआई की हुकूमत में थी, जब ये दावा लेके आए, तो उसने जो अभी इनके प्लानिंग के मिनिस्टर है ये एहसन इकबाल, जिनको रसूल भी कहा जाता है, उन्होंने कहा तो ये आप एफडब्ल्यू को जो है उनको चार्जशीट कर रहे हैं कि हमारे दौर में 21 करोड़ रुपया ज्यादा महंगी सड़क बनाते थे, वो पैसा वो खा जाते थे। तो इसका ये इससे ज्यादा जवाब नहीं अभी तक आया। मेरे ख्याल में इस पे अगले व्लॉग में बात करेंगे, क्योंकि एफडब्ल्यू पे बड़ा कुछ है कहने के लिए। तो इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे नाजरीन, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा हाजिरी देंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।